नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए यूनिफाइड बिल्डिंग रेगुलेशंस 2026 लाए जा रहे हैं। उनका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। ये 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था और आगामी 15 दिनों में इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। तो इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करूंगा कि नए बिल्डिंग रेगुलेशंस में वो कौन कौन सी नई बातें हैं जो पुराने रेगुलेशंस में या बायलॉज में नहीं थी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको नए उद्योग लगाने में कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं नए बिल्डिंग बायलॉज में, और अगर आप आपत्ति और सुझाव देना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी आपत्ति और सुझाव आप दे सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2 मई 2026 को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, इनके माननीय अध्यक्ष श्री दिनेश गोयल जी द्वारा और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर वर्मा जी द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था उस जूम मीटिंग में शामिल होकर अपने विचार रखने के लिए यूनिफाइड बिल्डिंग रेगुलेशंस के ऊपर, जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें सारे प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा जो बिल्डिंग रेगुलेशंस के ऊपर सुझाव दिए गए थे उन पर कॉम्प्रहेंसिव चर्चा जूम मीटिंग के माध्यम से की जा रही थी। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि उस जूम मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट रखे गए थे, और मैं कुछ अपने इनपुट भी दूंगा कि नए बिल्डिंग बायलॉज के ड्राफ्ट में कौन कौन सी आपत्तियां सुझाव आप दे सकते हैं और नए बिल्डिंग बायलॉज से आप कैसे अपने इंडस्ट्रीज में होने वाले जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उस पर लाभ ले सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत यूपी में जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड यूपी सीडा, तथा भविष्य में अगर कोई नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है तो उन सब के लिए एक ड्राफ्ट बिल्डिंग रेगुलेशंस 2026 जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अब ये मंशा है, जैसे कि अभी सभी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज में नए बिल्डिंग बायलॉज 2025 लागू हो गए हैं, जिसमें कि काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। अब एफआर में, कवर्ड एरिया में, सेटबैक्स में, पार्किंग में, तो अब नए बिल्डिंग बायलॉज का अगर आप पालन करते हैं तो आपको पर्टिकुलर किसी प्लॉट पर ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति में निर्माण करने का ज़्यादा एफआर मिल सकता है। उस कंडीशंस में आप अनलिमिटेड एफआर भी ले सकते हैं। तो जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के बिल्डिंग बायलॉज आए हैं उन बायलॉज के सिमिलर ही प्रदेश के सभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में भी बायलॉज या रेगुलेशंस लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने पहले अपनी मंशा जाहिर की। सरकार की उसी मंशा के क्रम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में भी अब अधिक सुविधाजनक स्थिति में निर्माण करने के लिए, सेटबैक में राहत देने के लिए, एफआर बढ़ाने के लिए और कुछ और ऐसे बिंदु हैं जिन पर कि ड्राफ्ट में प्रोविजंस किए गए हैं। मैं अभी विस्तार से उस पर बात करूंगा। उनके लिए ड्राफ्ट बिल्डिंग बायलॉज या ड्राफ्ट बिल्डिंग रेगुलेशन 2026 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए जारी किए गए हैं। इन पर आपत्ति सुझाव मांगने के क्रम में पूरे प्रदेश के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके द्वारा विभिन्न आपत्ति और सुझाव इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को दी गई हैं और उन पर एक कॉम्प्रहेंसिव चर्चा के लिए 2 मई 2026 को एक जूम मीटिंग की गई थी। इस जूम मीटिंग में भी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री दिनेश गोयल जी हैं, उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था जूम मीटिंग में शामिल होकर अपने विचार या नए बिल्डिंग बायलॉज या बिल्डिंग रेगुलेशंस के ऊपर अपने विचार रखने के लिए। इसी क्रम में डीएस वर्मा साहब, जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा भी मुझे व्हाट्सएप पर और कॉल के माध्यम से आमंत्रित किया गया था। ये मीटिंग सीईसी के जो मेंबर्स हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के, उनके और जिन इंडस्ट्रीज ने अपने आपत्ति और सुझाव इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को दिए थे उनके बीच आयोजित की गई थी। यहाँ मुझे ये बताना आवश्यक है कि अभी तक जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनका कि मैंने अभी नाम लिया था, उन सब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में अपने इटसेल्फ अलग अलग सबके बायलॉज थे, बिल्डिंग बायलॉज, और
एक बायलॉज किसी दूसरी अथॉरिटी पे किसी भी तरह लागू या बाध्यकारी नहीं था। सबके अलग अलग बायलॉज होने के कारण जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, जो अपने उद्योग लगाना चाह रहे हैं, उन सबको काफ़ी असुविधा हो रही थी। कहीं पर इंडस्ट्री की बिल्डिंग पास करने के लिए कोई और बायलॉज है, वही इंडस्ट्रियलिस्ट जब दूसरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपनी ज़मीन लेके कोई और इंडस्ट्री लगाना चाह रहा तो वहाँ के बायलॉज अलग हैं, जिससे कि असुविधा हो रही थी। इसी क्रम में डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश ने यूनिफाइड बिल्डिंग रेगुलेशन, मतलब सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए एक समान बिल्डिंग रेगुलेशंस बन जाएं, इसकी पहल की गई है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप है। अब मैं बात करूंगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए जो नए बिल्डिंग रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए गए हैं उनकी प्रमुख बातें क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं FAR एंड डेंसिटी की। दोस्तों, अब नए बिल्डिंग रेगुलेशंस में FAR को रोड की चौड़ाई के रेस्पेक्ट में रखा गया है। कम चौड़ाई वाली सड़कों पर कम FAR अनुबंध किया गया है। जैसे जैसे सड़कों की चौड़ाई बढ़ेगी उससे FAR भी बढ़ता जाएगा। और 45 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी FAR ले सकते हैं। हालांकि उस FAR के क्रम में जो और सुविधाओं के मानक हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, जैसे पार्किंग वगैरह है या प्लांटेशन जो वृक्षारोपण है या और लैंडस्केप जो ग्रीन एरिया वगैरह छोड़ने का जो मानक हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। अगर वो मानक पूरे होते हैं तो आप 45 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर कितना भी FAR अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए बिल्डिंग रेगुलेशंस के अनुसार अब अधिक चौड़ी सड़कों पर ही डेंसिटी बढ़ेगी, कम चौड़ी सड़कों पर जो अंदर के क्षेत्र हैं उन पर ज़्यादा घनत्व नहीं रहेगा, पब्लिक का लोड ज़्यादा नहीं रहेगा। नंबर 2, अगर बिल्डिंग की हाइट की बात करें तो नए बिल्डिंग रेगुलेशंस में अब हाइट का रेस्ट्रिक्शन हटा गया है। आप अपने अनुमान FAR के सापेक्ष कितना भी हाइट की बिल्डिंग ले जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वहाँ कोई एविएशन डिपार्टमेंट का जो एयरपोर्ट का फनेल जोन है उसके अंदर जो हाइट रेस्ट्रिक्शन है उसका पालन करना पड़ेगा। और अगर हेरिटेज जोन के अंतर्गत बिल्डिंग की हाइट के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका पालन आपको करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में बिल्डिंग रेगुलेशंस में हाइट का कोई बंधन नहीं रखा गया है। ग्रीन स्पेसेस की अगर बात करें तो अब नए बिल्डिंग रेगुलेशंस में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, ग्रुप हाउसिंग वगैरह है, इनके लिए 15% ग्रीन एरिया अब मैंडेटरी हो गया है और अदर देन रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं उनमें 10% ग्रीन एरिया छोड़ना अब मैंडेटरी है। हाँ, यहाँ पर ये लाभ दिया गया है कि अगर आपके भूखंड का क्षेत्रफल 3000 स्क्वायर मीटर तक है या उससे कम है तो आपको ग्रीन एरिया नहीं छोड़ना है, वहाँ पर आपको छूट दी गई है। अगर सस्टेनेबिलिटी की बात, तो नए बिल्डिंग रेगुलेशंस में ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं जहां पर आप ज़्यादा FAR या लाभ ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा उपयोगी जो बिंदु है वो ये है, मैं बताना चाहूँगा कि अब इसमें मैप अप्रूवल का यूनिफाइड सिस्टम लागू होगा सभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में। अभी ऐसा नहीं था, अलग अलग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में अलग अलग तरीके से मैप अप्रूव होते थे, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कहीं पर था कहीं पर नहीं था। अब जैसा कि हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो नक्शे पास करने की यूनिफाइड प्रक्रिया है, उसी तरह अब सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में भी यूनिफाइड बिल्डिंग अप्रूवल सिस्टम लागू हो जाएगा, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट को काफी लाभ होगा और नक्शा पास होने में समय भी कम लगेगा तथा जो भी एप्लीकेंट हैं वो अपने नक्शे के अप्रूवल के स्टेटस को घर बैठे ही ऑनलाइन चेक कर सकते। दोस्तों, इस जूम मीटिंग के डिस्कशन में सभी इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा अपने सभी संभावित संशोधन और आपत्ति सुझाव का जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उस पर विचार विमर्श किया गया। जूम मीटिंग में CEC मेंबर्स द्वारा सभी आपत्तियों और सुझावों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया और काफी उपयोगी कुछ आपत्ति और सुझाव डिस्कस किए गए, जिनको कि IIA द्वारा अब उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया जाएगा और निकट भविष्य में इनको अगर समायोजित कर लिया जाता है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल्डिंग रेगुलेशन 2026 आने वाला है ये आम इंडस्ट्रीज के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस जूम मीटिंग में नए बिल्डिंग रेगुलेशंस के ऊपर मेरे द्वारा भी कुछ बिंदुओं पर उपयोगी सुझाव दिए गए हैं और अब मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। नए बिल्डिंग रेगुलेशंस के पॉइंट नंबर 2.1.3 जहाँ पर प्री इशूड परमिशंस के बारे में बात की गई है। प्री इशूड परमिशंस का मतलब ये है कि नए बिल्डिंग रेगुलेशंस आने से पहले जहां पर पुराने बिल्डिंग रेगुलेशंस या पुराने बिल्डिंग बायलॉज से नक्शे पास हो गए हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं इसके अंतर्गत 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। नए बिल्डिंग रेगुलेशंस में सबसे पहले जो बिंदु है वो ये है कि वो इंडस्ट्री वो नक्शे जिनके कि नक्शे पुराने बिल्डिंग बायलॉज से पास हो चुके हैं,
अभी वैलिडिटी का पीरियड चल रहा है, उनकी नक्शों की वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई है और उन पर निर्माण कार्य स्थल पर प्रगति पर है, निर्माण अभी हो रहा है, निर्माण पूरा नहीं हुआ है और वैधता अवधि के अंदर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निर्माण कर सकते हैं। पहली स्थिति ये है। अब मैं दूसरी स्थिति पर बात करूंगा, फिर इसका आपको निष्कर्ष बताऊंगा कि क्या सुझाव इसमें मैंने दिया है। दूसरा बिंदु वो है जिनका कि नक्शा पुराने रेगुलेशन से पास है और निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नक्शा पास था, निर्माण खत्म हो गया, तो बात पूरी हो गई है। इस बिंदु को ध्यान में रखिएगा, मैं इस पर अभी चर्चा करूंगा। और तीसरा बिंदु ये है कि जिन इंडस्ट्रीज के लिए या जिन निर्माणों के लिए नक्शा पास हो गया है लेकिन अभी उस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है और निर्माण की अवधि भी अभी चल रही है लेकिन निर्माण शुरू नहीं किया गया है, तीन परिस्थितियां बनती हैं। नक्शा पास है, निर्माण शुरू नहीं किया गया है, नक्शा पास था, निर्माण पूरा हो गया है, और तीसरी और महत्वपूर्ण बिंदु जैसे अभी मैंने बताया कि नक्शा पास था, निर्माण चल रहा है, नक्शे की वैधता अवधि या वैलिडिटी अभी खत्म नहीं हुई है। तो अब इसमें दो बिंदु हैं कि नक्शा पहले पास था, निर्माण शुरू नहीं हुआ है, तो बिल्डिंग रेगुलेशंस में ये प्रोविजन है कि निर्माण शुरू ही नहीं हुआ, नक्शा पास था। इस परिस्थिति में जो लोग हैं उनके अब नए बिल्डिंग रेगुलेशंस के अनुसार नए लाभ लिए जा सकते हैं, रिवाइज नक्शा उनका पास कर दिया जाएगा क्योंकि बिल्डिंग अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, तो नए नक्शे पास हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी परिस्थिति, जिनका नक्शा पास था और निर्माण पूरा हो गया है, उसमें भी कोई परिस्थिति ऐसी नहीं बनती जिसमें कोई आपत्ति हो, भाई नक्शा पास था, निर्माण पूरा हो गया है, लेकिन इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि अगर आपका निर्माण पूरा हो गया है तब आप नए बिल्डिंग रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ इंसेंटिव्स हैं या कुछ एफआईआर में लाभ है आप लेना चाह रहे हैं, तो आप दोबारा से अप्लाई करेंगे और आपको नए रेगुलेशंस के अनुसार जो इंसेंटिव्स है या एफआईआर वगैरह में जो भी सुविधाओं में लाभ है वो मिल जाएंगे, लेकिन वो चार्जेबल होंगे, उसके लिए जो भी शुल्क निर्धारित वो आपको देना पड़ेगा। अब तीसरी परिस्थिति पे बात करते हैं, जिनका कि नक्शा पास था, वैलिडिटी का पीरियड अभी चल रहा है और निर्माण भी चल रहा है, वैलिडिटी अभी खत्म नहीं हुई है, निर्माण भी खत्म नहीं हुआ है। इस बिल्डिंग रेगुलेशंस में उनके लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, उनके लिए बिल्डिंग बायलॉज में ये उल्लेख किया गया है कि अब उन पर नए बिल्डिंग रेगुलेशंस लागू नहीं होंगे, जो नक्शा पास था उसी के अनुसार वो बनाएंगे, उस पर नए रेगुलेशंस का कोई इंसेंटिव या लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बस इसी बिंदु पर मेरा ये सुझाव था कि भाई जब जिनका निर्माण पूरा हो गया उनको अब नए इंसेंटिव जो चार्जेबल बेसिस पर दे रहे हैं और जिनका निर्माण शुरू ही नहीं हुआ है उनमें दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसका नक्शा पास है और निर्माण चल रहा है, वैलिडिटी का पीरियड है, उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए, जबकि बिल्डिंग रेगुलेशंस में ये प्रोविजन है उनको लाभ नहीं मिलेगा, पुराने नक्शे के हिसाब से ही उनको निर्माण करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है क्योंकि इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। मान लीजिए किसी का नक्शा पास है, निर्माण शुरू हुआ, प्लिंथ लेवल तक काम हुआ या थोड़ा आधे लेवल तक काम हुआ और वो नए रेगुलेशंस में जो इंसेंटिव्स हैं एफआईआर उनका लाभ लेते हुए अपने नक्शे को रिवाइज करने के लिए तैयार है, स्ट्रक्चर सेफ्टी देने को तैयार है, नए रिवीजन के हिसाब से सारे एनओसी देने को तैयार है, तो नए रेगुलेशंस का लाभ उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो अगर आपको ये सुझाव सही लग रहा हो तो आप लोग इसको भी सरकार के सामने रख सकते हैं, अभी आपत्ति सुझाव का समय चल रहा है। इसके बाद मेरे द्वारा ये सुझाव रखा गया बिंदु संख्या 3.2.1 में कि जो मिनिमम प्लॉट साइज इंडस्ट्रीज के लिए है वो इसमें निर्धारित कर दिया गया है, जो नए बिल्डिंग रेगुलेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के लिए जो ड्राफ्ट आया है उसमें, जबकि हाउसिंग डिपार्टमेंट का जो बायलॉज 2025 अभी लागू हुआ है उसमें नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए, नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए प्लॉट का न्यूनतम साइज कोई निर्धारित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भी अगर न्यूनतम साइज निर्धारित नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल उचित होगा, तो इसमें भी न्यूनतम साइज की छूट या लाभ मिलना चाहिए नए इंडस्ट्रीज के लिए। जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, छोटे एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उनके लिए इसमें लाभ हो सकता है अगर ये जो प्लॉट के मिनिमम साइज का रेस्ट्रिक्शन हटा लिया जाता है, जैसे कि हाउसिंग डिपार्टमेंट के बिल्डिंग बायलॉज में इंडस्ट्रियल यूज के बिल्डिंग्स के लिए मिनिमम भूखंड के साइज का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है। इसके बाद एक सुझाव और मेरे द्वारा दिया गया था जो बिंदु संख्या 3.2.4 से संबंधित है, जिसमें ऑल ऑक्यूपेंसीज के लिए सेटबैक के मानक निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग का जो बिल्डिंग बायलॉज 2025 है उसमें ऑल ऑक्यूपेंसीज के लिए, जिसमें कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी शामिल हैं, उसमें जो सेटबैक का प्रावधान किया गया है, जो मानक रखे गए हैं,
वो थोड़े रिलैक्स कम सेटबैक्स का प्रोविजन किया गया है। सेटबैक्स की चौड़ाई कम रखते हुए उनको मानक में रखा गया है, जबकि अब जो बिल्डिंग रेगुलेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इसमें थोड़े सेटबैक अधिक हैं, जिससे कि इंडस्ट्रीज का या जो छोटे हमारे उद्यमी हैं एमएसएमई सेक्टर के हैं, उनका सेटबैक अधिक हो जाने की वजह से नुकसान हो सकता है। तो मेरा सबमिशन सुझाव ये है कि ये भी सुझाव या आपत्ति देनी चाहिए, आपको सरकार के सामने रखनी चाहिए कि जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के ऑल ऑक्यूपेंसीज के जो भूखंड इंडस्ट्रीज भी उसमें शामिल हैं, उसके लिए जो सेटबैक निर्धारित किए गए हैं, वही सेटबैक अब बिल्डिंग रेगुलेशन 2026 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए जो ड्राफ्ट है, उसमें भी सिमिलर सेटबैक ऑल ऑक्यूपेंसीज के लिए कर दिए जाएं, जैसे कि हाउसिंग में, वैसे इस ड्राफ्ट में भी हो जाने चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि सारे प्रदेश में सभी विभागों के जो बायलॉज हैं वो सेम हो जाएं, सिमिलर हो जाएं। सेम नहीं हो सकते, कुछ कारण ऐसे भी हैं, लेकिन लगभग जो इंसेंटिव या लाभ या सेटबैक या एफआईआर से संबंधित चीजें हैं वो सिमिलर हो जानी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। इसके अलावा दो हमारे जनहित के सुझाव भी हैं, जो कि बिल्डिंग बायलॉज में जिनका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अगर सारे उद्योगपति चाहें या इंडस्ट्रियलिस्ट चाहें तो इन दोनों सुझावों को इस नए बिल्डिंग बायलॉज में इंसर्ट करने के लिए आपको जोर देना चाहिए। ये आपके लिए, सारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत उपयोगी सुझाव है। जैसा कि जूम मीटिंग में दिनेश गोयल साहब ने, जो आईआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पर थोड़ा जोर दिया था। पहला सुझाव इसमें ये है जो बहुत उपयोगी है, हालांकि इसका अभी उल्लेख नए बिल्डिंग रेगुलेशंस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होना चाहिए या इसके लिए अलग से शासनादेश निर्गत होना चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका पालन हो जाए। ये सुझाव ये है कि जो इंडस्ट्रीज पहले से रन कर रही है प्रदेश में, कहीं पर भी जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अब आ रही है, नई बनेगी या जिनका एरिया विस्तारित किया जा रहा है, जैसे कि न्यू नोएडा या DNGIR, वहां पर भी जो अब नए गांव 80 शामिल किए गए हैं न्यू नोएडा में, उनके अंदर जो गांव आ रहे हैं उनमें जो पहले से इंडस्ट्री चल रही है, किसी उद्योगपति ने लगाई है, किसी इंडस्ट्री ने लगाई है, चाहे वो 10 साल हो गए उनको चलते हुए, 20 साल हो गए, तो नए बायलॉज में या नए मास्टर प्लान में उन उद्योगों को उसी जगह स्थापित इंडस्ट्री के रूप में मार्क कर लेना चाहिए, ताकि अगर उनको और फर्दर किसी स्वीकृति की आवश्यकता हो, किसी अनुमोदन की आवश्यकता हो और ऊपर तल बनाना चाह रहे हो नए बिल्डिंग रेगुलेशन के हिसाब से, अगर अनमान्यता के अंतर्गत आते हैं, तो पुराने उनके नक्शे अगर जिला पंचायत से पास हैं या ग्राम पंचायत से पास हैं, नगर पंचायत से पास है, कहीं से भी पास हैं, भले ही उनमें मानकों का पालन जिला पंचायतों में या ग्राम पंचायत में कम होता है, उसका पालन किया गया है, आज के बायलॉज से वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो उस पुराने निर्माण को रनिंग इंडस्ट्री में किसी को ये ना कहा जाए कि भाई ये तो गलत हो गया, नए बायलॉज में ये, अब आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा, आपका खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर सरकार ध्यान दे और पुराने संचालित उद्योगों पर इस बिल्डिंग बायलॉज में कोई ऐसा क्लॉज इंसर्ट कर दिया जाए या इसके लिए अलग से शासनादेश निर्गत कर दिया जाए, पुराने स्थापित उद्योग जिनका कि सारे जो गवर्नमेंट की अप्रूवल्स हैं वो प्राप्त हो गए हैं, उनको नए बिल्डिंग रेगुलेशंस के हिसाब से अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो उनको ना छेड़ा जाए, और अगर अन्यथा कोई परमिशंस आवश्यक हैं, एक मंजिल और बनाना चाह रहे हैं, एफआईआर का यूज करना चाह रहे हैं, इंसेंटिव लेना चाह रहे हैं, तो उनको मानकों के अनुसार इंसेंटिव नए निर्माण के लिए दे दिया जाए। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जन उपयोगी और जनहित का बिंदु है। अन्यथा जैसे कि न्यू नोएडा है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो एक्स लीडा या यूपी सीडा अब आ गया है लखनऊ में, इन सब में पुराने बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, या फ्यूचर में नए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज खोलेंगे उनमें बहुत सारे ऐसे एरियाज आएंगे जहां पर 10-10 साल से 20-20 साल से इंडस्ट्री चल रही है, उनको नए मानकों के छनने से ना छाना जाए, उनको एज इट इज समाहित या एज इट इज स्थापित उद्योग मानते हुए फर्दर इंसेंटिव से एफआईआर दी जाए। इसके लिए शासनादेश या बिल्डिंग रेगुलेशंस में कोई ना कोई क्लॉज होना आवश्यक है। मैं इस पर जोर देकर बार बार कह रहा हूं, और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस आपत्ति को जरूर सरकार के सामने रखें। और कुछ और बिंदु हैं जो कि इसमें शामिल किए जाने चाहिए या संशोधन होने चाहिए। पार्किंग के मानक 100 स्क्वायर मीटर पर एक पार्किंग थोड़ा सा अधिक हो जाता है इंडस्ट्रीज के लिए, इसमें अगर कोई सरकार सुधार करना चाहे तो कर सकती है।
और जो वृक्षारोपण है, भूखंड के अंदर वृक्ष लगाने की जो मानक इस बिल्डिंग रेगुलेशन 2026 में ड्राफ्ट में प्रस्तावित किए गए हैं, वो थोड़ा इस तरह रिलैक्स कर दिए जाएं कि क्योंकि इंडस्ट्री के अंतर्गत जब कोई वाहन आता है उनका सामान लोड करने के लिए या फिर उनका रॉ मटेरियल आता है, उस समय जो बाउंड्री के किनारे किनारे अगर वृक्षारोपण किया गया है तो वो गाड़ियां घूमने में, उतारने में, माल को लादने में असुविधा होती है। तो वृक्षारोपण के मानक थोड़े से कम कर दिए जाएं या कम करने का उल्लेख नहीं है, एनजीटी का कोई बंधन है, तो ये सुविधा दे दी जाए कि जो उस मास्टर प्लान के अंतर्गत जोनल पार्क्स हैं, मास्टर प्लान ग्रीन है, ओपन स्पेसेस हैं या सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पर वो पर्टिकुलर प्लॉट का इंडस्ट्रियलिस्ट जितने वृक्षों का अपने प्लॉट के अंदर वृक्षारोपण नहीं कर पा रहा है, उनके बचे हुए वृक्षों को वो सार्वजनिक स्थलों पर मास्टर प्लान ग्रीन में या मास्टर प्लान पार्क्स में, रीजनल पार्क्स में जो मास्टर प्लान के अंतर्गत है, वहां पर उन वृक्षों को, बचे हुए वृक्ष वहां पर वो रोपित कर सके, ऐसी अनुमति, ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए। ये भी एक जनहित का कार्य है और वृक्षारोपण मानकों के अनुसार होना चाहिए। इस बात का मैं विरोध या इस बात का कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कम संख्या में इंडस्ट्री की सुविधा के लिए वृक्ष लग पा रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर, तो बचे हुए वृक्षों को मास्टर प्लान में ग्रीन एरिया के चिन्हित या सार्वजनिक स्थलों पर लगाने की अनुमति उनको दी जाए, ताकि पूरे क्षेत्र में वृक्षारोपण की संख्या या उनका मानक पूरा हो जाए, लेकिन पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने प्लॉट के अंदर कम वृक्ष लगाने पर कोई उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट में या नक्शा पास करने में कोई असुविधा ना उठानी पड़े। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जो मैंने आपसे चर्चा करी नए बिल्डिंग रेगुलेशन 2026 जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए लागू होने वाले हैं। अभी उसके ड्राफ्ट पर आपत्ति सुझाव मांगे जा रहे हैं। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप सरकार को प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार की मंशा पूरे प्रदेश में समस्त उन कार्यालयों में जहाँ पर नक्शा पास करने का काम होता है लगभग सिमिलर बिल्डिंग बायलॉज लागू करने की मंशा है। इसी क्रम में अब जो जिला पंचायतें हैं पूरे प्रदेश में, जिला पंचायत के भी बिल्डिंग बायलॉज अब बदले जाने का प्रस्ताव है और उस पर काम चल रहा है। निकट भविष्य, हो सकता है 2-3 महीने में ही, उनका भी नए बिल्डिंग रेगुलेशंस का ड्राफ्ट आपके सामने आ जाए, उस पर भी आपत्ति सुझाव आप दे सकते हैं। अभी नहीं, जब वो आ जाएगा, अभी तो मैं संभावित बता रहा हूँ 1-2 महीने में आने वाला है। तो जब बिल्डिंग बायलॉज जिला पंचायत के भी ड्राफ्ट के रूप में आएंगे तो मैं समय निकालकर उनके ऊपर भी आपको आपत्ति सुझाव के बारे में बात करूंगा। और अगर सरकार मुझे अपनी कमेटियों में शामिल करती है तो मैं आपके हित का ध्यान जरूर रखूंगा। दोस्तों, इसी तरह के उपयोगी वीडियोज और सरकार के साथ मिलकर आपकी आपत्तियां, सुझाव, आपके सजेशन सरकार तक पहुंचाता रहता हूं। और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है इस चैनल के माध्यम से कि हमारे जो जन समुदाय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, चाहे वो नक्शा पास कराने में, इंडस्ट्री लगाने में या गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त होने वाले इंसेंटिव्स में, एफआर में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ और सुगमता और सरलता से उठा पाएँ, ज़्यादा उसमें पेचीदगी ना हो और उनके नक्शा पास करने की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाए, ताकि देश का, प्रदेश का आर्थिक और औद्योगिक विकास या रियल एस्टेट में जो बूम आने वाला है वो भी आसानी जो से हमारे सदस्य रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके और हमारा प्रदेश या पूरा हमारा भारत देश एक विकसित राष्ट्र और विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाए। यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल का भी और मेरा व्यक्तिगत भी। मैंने अपनी सेवा काल में भी इसी मंशा से हमेशा काम किया है और आज भी मैं सेवानिवृत्त के बाद भी आपकी सेवा इसी तरह कर रहा हूं। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।